आरआरबी जेई 2025 को मैं क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन सर मैं एक बिगिनर स्टूडेंट हूं। मैं सर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूं कि मैं 2025 में अपना आरआरबी जेई का पेपर क्लियर कर पाऊं। अब देखिए, हाँ, एक नए स्टूडेंट होते हुए, एक स्टूडेंट जिसने पहली बार ये सोचा है कि मैं कैसे आरआरबी जेई को क्लियर करूं, है क्योंकि मैं नहीं जानता कि आरआरबी जेई को क्लियर करने की क्या स्ट्रेटेजी होती है, ये कैसे निर्धारित किया जाए और हो भी कैसे, क्योंकि भाई मैंने तो कभी पहले पेपर ही नहीं दिया और नहीं दिया है तो मुझे पता भी कैसे होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 मिनट में कोशिश करूंगा कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी दे सकूं और वो स्ट्रैटेजी भी बता सकूं। लेकिन इसके साथ साथ एक ये पॉइंट भी हमें लगता है कि कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 2024 में कई सारे बच्चे पेपर देने के लिए गए और उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी और नहीं भी हुआ। मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हुआ, कुछ अच्छे से नहीं हुआ। तो किनका हुआ और किनका नहीं हुआ, इन बातों को भी अगर इसमें ध्यान रखें तो स्ट्रैटेजी हमारी सही बनेगी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज फॉलो करी होंगी जिसकी वजह से हुआ होगा, और कुछ ने ऐसा कुछ गलती की होगी जिसकी वजह से उनका 1 नंबर से 2 नंबर से या किसी कुछ नंबर से पेपर रह गया होगा। और अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो 2025 में अगर मुझे पेपर देना है तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से डिफाइन भी कर पाऊंगा। लेकिन किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी, पहला स्टेप उसके एग्जाम के पैटर्न में छुपा होता है। तो पहले उसके एग्जाम के पैटर्न को देखना होगा और फिर उन फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा जो पास्ट में रहे हैं और उसके बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म कर लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न दिखा देता हूं। एग्जाम का पैटर्न देखने पर आपको यह पता चलता है कि जो सीबीटी 1 का पेपर होता है, ठीक है ना, उसके अंदर मैथमेटिक्स के 30 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल आते हैं, जनरल साइंस के 30 सवाल आते हैं और टोटल 100 सवाल। और इसको क्लियर करने के बाद आपको सीबीटी 2 का पेपर देना होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन और आपकी आपकी ब्रांच के 100 सवाल यानी कि 150 सवाल आते हैं। अब इसमें एक चीज आपको नजर आई होगी, जैसे ही मैंने एग्जाम पैटर्न दिखाया, आपको सबसे पहली बात यह नजर आई होगी कि सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स के अंदर आपकी ब्रांच के सवाल आते हैं, लेकिन आरआरबी जेई के सीबीटी 1 के पेपर के अंदर ब्रांच का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर आप देखें तो आरआरबी जेई की वैकेंसी सिविल के लिए भी आती है, मैकेनिकल के लिए भी आती है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी आती है, ईसी के लिए भी आती है, सीएस के लिए भी आती है, आईटी के लिए भी आती है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों इसमें एलिजिबल होते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। यानी कि मौका तो भरपूर है, लेकिन स्ट्रैटेजी डिफाइंड करनी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहली बात यह है कि यहां पर अगर हम एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और हम इस बात को मानकर चल रहे हैं कि इंजीनियरिंग हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए सिर्फ, तो यहां पर हम सबसे पहला फेलियर कर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? मैं आपको एक फैक्चुअल डेटा देता हूं, आप चाहे गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। एसएससी जेई में हर साल लगभग 5.5 से 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। यही सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। और आरआरबी जेई के अंदर 10 लाख से ऊपर फॉर्म भरते हैं। यानी कि ये एकदम से 4.5 लाख बच्चे कहां से बढ़ गए? क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर साइंस, ईसीआईटी को मिलाकर भी बच्चे देख लूं तो 1 लाख से ज्यादा नहीं होते फॉर्म भरने वाले। तो मैं कह रहा हूं चलो 5 से 6 लाख हो गए, 6.5 लाख हो गए, तब भी तो ये 3.5-4 लाख बच्चे जो और आए हैं, ठीक है ना, ये कहां से आ गए? क्योंकि ऐसा होता है कि जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी तैयारी तो करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद बैंकिंग की, एसएससी की जो और नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनकी, हो सकता है वो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके बता सकते हैं, अग्रीड या डिसअग्रीड लिख देना बस, ठीक है। और यहां पर होता यह है कि जब वो देखते हैं कि यार सीबीटी 1 के पेपर में तो सिर्फ नॉन टेक है और मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, मैं तो इसकी तैयारी, नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसमें तो मुझे यही पढ़ना होता है, नॉन टेक्निकल। और अगर मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो गया तो सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 के लिए पढ़ लूंगा और सीबीटी 2 भी क्लियर कर लूंगा। तो एकदम से कंपटीशन एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट आरआरबी के पेपर में एकदम से बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं और मैं इंजीनियरिंग के एग्जाम्स की खास तैयारी करता हूं, तो मेरा ज्यादातर यह पाया गया है कि फोकस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पे ज्यादा होता है और इन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे कम होता है। लेकिन आरआरबी में कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी खास ध्यान रखना होगा। यानी कि नॉन टेक आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा, ऐड करना होगा, वरना आप इस कंपटीशन से बाहर रह जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, पहले आपको यह बताया जाता है कि सीबीटी 1 क्लियर कर लो।
ठीक है। फिर सीबीटी 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, अगर आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, और इसके नोटिफिकेशन में यह भी कहा जाता है कि सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया तो फिर सीबीटी 2 दे देना, और सिर्फ सीबीटी 2 के नंबर पर आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। सीबीटी 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, झूठ कहा जाता है। बताता हूं क्यों। आप 2024 की कट ऑफ देखिए, 2024 की कट ऑफ में क्या है, हर जोन की अलग कट ऑफ जाती है, ठीक है ना। हर जोन की देखिए, आरआरबी क्या करता है, जितने भी अलग अलग जोन्स हैं उनमें जो भी वैकेंसीज निकलती है जोन वाइज वैकेंसी निकालता है, और हर जोन में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबकी वैकेंसीज होती हैं, और उसमें हर ब्रांच की, और हर ब्रांच के जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे सिविल में पीवे डिपार्टमेंट होता है, ब्रिज डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। अब मान लेते हैं कि कट ऑफ गई, ठीक है ना, किसी किसी मान लेते हैं कि 4 डिपार्टमेंट थे, आपने अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरा सिविल ब्रांच से, ठीक है ना, एक की भैया 100 में से कट ऑफ गई 45, एक की गई 55, एक की गई 65, एक की गई 75, और आपके नंबर कितने आए, 60 आए फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब ये कि आपके इससे ज्यादा है, आप इसको क्वालिफाई करके, इससे ज्यादा है इसको क्वालिफाई करके, लेकिन क्या इसको क्वालिफाई किया, क्या इसको क्वालिफाई किया, नहीं। यानी कि जब आप सीबीटी 2 का पेपर देंगे तो सीबीटी 2 का पेपर देने पर आप सिर्फ इन 2 डिपार्टमेंट के लिए लड़ रहे हैं, ये 2 डिपार्टमेंट के लिए तो आप पहले ही आउट हो गए। तो यार फिर सिर्फ क्वालिफाइंग कहां रहा। हाँ, ये मानते हैं कि भैया सीबीटी 2 के जो नंबर बनते उसके बेसिस पर तुम इन चारों की गणना करते, तो सिर्फ क्वालिफाइंग कहां रहा। तो ये सिर्फ एक तरह का मिथ है, यानी कि यू हैव टू स्कोर हाई इन सीबीटी 1। क्यों, एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा, और वो भी ऐसे एप्लीकेंट जो नॉन टेक को बिल्कुल घोल कर पी गए हैं, क्योंकि वो बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा, यहां पर सीबीटी 1 के अंदर अगर स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो सारे डिपार्टमेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, और सिर्फ ये देखता रह जाऊंगा कि नोटिफिकेशन में तो सिर्फ क्वालिफाई लिखा था, तो वो भी तो क्वालिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि भैया तू इन 2 डिपार्टमेंट को क्वालिफाई नहीं कर पाया यार, इन 2 को ही कर पाया है। तो ये एक झूठ की तरह है, सफेद झूठ की तरह। इसलिए सीबीटी 1 में स्कोर भी अच्छा करना होगा, और सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस में लाना होगा। दूसरा, जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आने के करीब 2.5 से 3 महीने के बाद सीबीटी 1 का पेपर होता है। तो नोटिस और सीबीटी 1 के जो एग्जाम है उसके बीच में जो समय मिलता है वो 2.5 से 3 महीने का मिलता है, हमेशा का आरआरबी का यही है। अब 2024 में भी यही हुआ, यहां पर भी जो गलतियां हुई है मैं उनको ठीक करते हुए चल रहा हूं, देखो, ठीक है ना। और नोटिस में भी, और लेकिन भैया सीबीटी 1 में अगर अच्छा स्कोर करना है, हर डिपार्टमेंट को क्वालिफाई करना है अपने जोन के अंदर, क्योंकि किसी जोन की कट ऑफ ज्यादा जाती है, किसी की कम जाती है, जोन वाइज कट ऑफ की भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, अगर चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो यहां पर 2.5 से 3 महीने का समय मिलता है, लेकिन अगर एक अच्छा स्कोर सीबीटी 1 में बनाना है तो आप ज्यादातर जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया होगा उनसे बात करेंगे तो कहेंगे लगभग 4 महीने का समय चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि भैया पहले पढ़ना है सारे सब्जेक्ट्स को, फिर रिवीजन के लिए भी समय चाहिए, फिर प्रैक्टिस के लिए भी समय चाहिए, और होता यह है कि अगर नोटिस आने पर तैयारी की करने पर कैसे तैसे एक बच्चा अपना सिलेबस तो पूरा कर लेता है, ठीक है, और कैसे तैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जहां से भी वो पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, अपना कैसे तैसे पूरा कर लेता है, लेकिन सही समय उसको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलता। और तब ऐसे कमेंट आने शुरू होते हैं कि सर टाइम मैनेज कैसे करें, सर रिवीजन का समय नहीं मिलता, सर प्रैक्टिस का समय नहीं मिलता, हम तो सिर्फ क्लास ही करते रह जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको तीसरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने मन में पहले से सोचा हुआ है कि आरआरबी की इस बार की वैकेंसी में फॉर्म भरूंगा और मेरे को सेलेक्ट होना है, लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं कि नोटिस आ जाए तब मैं प्रिपरेशन शुरू करूं। लेकिन नोटिस आने के बाद इतना समय मिलेगा ही नहीं कि सीबीटी 1 की पूरी तैयारी, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस वाला पूरा फेज आप कंप्लीट कर पाए और आसानी से कर पाए, क्योंकि उस फेज में आप बहुत प्रेशर में भी होंगे कि भैया कभी भी पेपर हो जाएगा, अभी एग्जाम, क्योंकि एडवांस में एग्जाम की डेट देते नहीं है, एकदम से देते हैं। अब एकदम से देते हैं तो बच्चा और प्रेशर में आ जाता है, ठीक है ना, और फिर वहां गड़बड़ हो जाती है। तो अगर हम समय से अपनी तैयारी शुरू कर दें तो हम अपनी पूरी पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगे, रिवीजन का भी सही समय निकाल पाएंगे, प्रैक्टिस का भी सही समय निकाल पाएंगे, टाइम अपने आप मैनेज होता चला जाएगा और काम बढ़िया बन जाएगा।
यानी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद जहां से भी आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, वहां पर आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। सेल्फ स्टडी सोचिए तो सेल्फ स्टडी शुरू कर दें। अगर सोचा है कि किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके मेंटरशिप प्रोग्राम लेके तैयारी करनी है, तो उसको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो ये एक पॉइंट बहुत क्लियर निकल कर आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट है, जैसे कई लोग ये एक सवाल हमसे पूछते हैं कि सर सेल्फ प्रिपेयर करें या किसी मेंटरशिप को प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले। मैं नहीं कहता कि किसी मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए। सिंपल सा एक टास्क है। सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट में जिस तरीके की सवाल आते हैं ये आपको खुद एनालाइज करना होगा और आपको ये देखना होगा कि रीजनिंग में किस किस तरीके के टॉपिक मुझे पढ़ने चाहिए, किस तरीके के उसमें सवाल आते हैं और जिस जिस तरीके के सवाल आते हैं उसी तरह के आपको प्रैक्टिस करने, और ये सारी चीजें एकत्रित करने में, समझने में और इसको करने में हम खुद से काफी ज्यादा लंबा समय ले लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर आपको यही एडवांटेज मिलता है कि वो ये बात लगातार करते हुए, जब भी एग्जाम आता है तो उसके लिए पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और उनके पास ये स्ट्रैटेजीज प्रेजेंट होती हैं कि आप कम समय में अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या पढ़ाना है, किस तरीके के क्वेश्चन कराने, किस सब्जेक्ट से कराने हैं, किस तरह का टेस्ट लगाना चाहिए, किस तरह के नोट्स होने चाहिए, तो आप कम समय में अपनी इफेक्टिव स्टडी कर पाते हैं। अब आपको लगता है कि ये ज्ञान आपके पास पहले से है तो आप सेल्फ स्टडी करें, आपको किसी भी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके की, आप कह सकते हैं एनालिटिकल स्किल्स की अभी तैयारी नहीं है और आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको इसमें किसी की हेल्प चाहिए, तो यू शुड ज्वाइन एनी मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल एनीवेयर, जहां भी आपको पसंद आता है। ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट यह भी निकल कर आया कि भैया जल्द से जल्द शुरू करना है, जल्द से जल्द खत्म करना है, ताकि अपने रिवीजन, प्रैक्टिस और लर्निंग को सही से कंप्लीट किया जा सके। साथ के साथ एक पॉइंट ये भी नजर आता है कि सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद सीबीटी 2 का पेपर भी है, उसमें नॉन टेक के साथ टेक भी है और टेक का सिलेबस आरआरबी में बहुत बड़ा है। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे चाहता हूं कि आप एक बार सिलेबस को खोल के देखें। आप ये पाएंगे कि एसएससी के कंपैरिजन में आरआरबी का टेक्निकल का सिलेबस कम से कम 40% बड़ा है। इसका मतलब यह है कि आरआरबी के लिए आपको सीबीटी 2 क्वालिफाई अगर करना है तो एक बड़े सिलेबस को कवर करते हुए चलना है, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में इतना समय नहीं मिल पाता अगेन कि हम सीबीटी 2 की पूरी तैयारी कर पाए। इसका मतलब यह है कि आपकी चौथी नंबर की स्ट्रेटेजी कि अभी आप सीबीटी 1 की तैयारी के साथ साथ सीबीटी 2 की भी तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू करते हैं, ताकि जब आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए तो सीबीटी 2 क्लियर करने के लिए सिर्फ आपको अपनी स्पीड बढ़ानी हो, जीरो से ना शुरू करना हो। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो अपना 75% टाइम इस पर लगाएं और 25% इस पर लगाएं। इसको जीरो ना रखें कि भैया बाद में देख लूंगा, बाद वाले सेलेक्ट नहीं हो पाते और सीबीटी 2 के अंदर उनके सब्जेक्ट्स छूट जाते हैं और कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस छोड़कर क्रैक नहीं किया जाता। तो ये एक पॉइंट आ गया। अब मेरे को ये देखिए, हर एक बिगिनर के लिए देखिए पॉइंट आ गया कि भैया उसको ये अब समझ में आ गया कि नहीं, नॉन टेक भी मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसको ये समझ में आ गया कि भैया सीबीटी 1 में स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, ये सिर्फ खवाबाजी है कि सिर्फ सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, ऐसा है नहीं कुछ। ठीक है, फिर मेरे को नोटिस आने का, मुझे पता है कि नोटिस आएगा, मुझे पता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो अपनी तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देनी है, क्योंकि मुझे लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस का भी पूरा पूरा समय चाहिए और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को फोकस में रखना है। ये एक पॉइंट सारी तरह से क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है और ये भी क्लियर हो गया कि तैयारी करने के लिए किसी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बेसिक डिफरेंस है। मैं एक चीज आपको एडवांस में यह भी बता देना चाहता हूं कि आरआरबी जेईई 2025 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, हमने सीबीटी 1 के लिए नई क्लासेस भी आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी है, और ताकि आप अपनी समय से तैयारी भी शुरू कर सकें। अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक आपकी मदद कर सकता है तो आपको टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना चाहिए। उसका रीजन बताता हूं क्यों करना चाहिए, ये मेरे अपने रीजंस हैं। एक, हमने हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल बनाया है। अफोर्डेबल इसलिए बनाया ताकि हर एक बच्चा जो सपना देखता है रेलवे में इंजीनियर बनने का, वो अपना सपना पूरा कर सके। दूसरा, हमारा कंटेंट बेस्ट है इंडिया के अंदर। टेस्ट सीरीज, अगर कोई बच्चा रेलवे का पेपर देने जा रहा है तो अगर 100 बच्चे पेपर देने जाते हैं उसमें 95 बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज के बिना कभी नहीं जाते। एंड वी हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स भी अवेलेबल हैं,
टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, और इस बार जब CBT 2 का 2024 का रिजल्ट आएगा, वी विल हैव द रैंकर्स। SSC में रैंक 1, रैंक 2 एंड मल्टीपल रैंकर्स हम हर साल बनाते हैं। RRB का भी इस बार के पेपर का जब रिजल्ट आएगा, यू विल सी द वंडर्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है कि RRB JEE 2025 के लिए आपको टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना चाहिए, मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहिए। उसको ज्वाइन करने के स्टेप्स बता देता हूं, आप देख लीजिएगा। आपको सही लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं लगता है छोड़ देना। ठीक है, सिंपल है कि यहां पर अगर मान लेते हैं कि आप चैनल पर हैं, तो चैनल पर आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर जाएंगे, RRB JEE CBT 1 अचीवर्स बैच आपको नजर आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो RRB JEE CBT 1 की जितनी भी क्लासेस हैं 26 मई से आप लोगों की शुरू हो रही हैं। ठीक है, और 26 मई से आप लोगों की जो सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं वो लाइव शुरू हो जाएंगी। आप देखें तो करंट अफेयर्स आता है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सबकी क्लासेस के अंदर है। पूरी टीम हमारी आपको इसको पढ़ाने वाली है, और 1299 रुपए में आप अपनी पूरे CBT 1 की तैयारी कर सकते हैं, पूरे CBT 1 की। इसी के अंदर आप देखिए आपकी क्लासेस हो गई, इसी के अंदर टेस्ट सीरीज हो गई, इसी के अंदर स्टडी नोट्स हो गए आपके सारे सब्जेक्ट से, हिंदी इंग्लिश दोनों में, टेस्ट सीरीज भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है ना, और अगर आप प्राइसिंग सेक्शन में जाएं तो 1299 नजर आ रहा है। अप्लाई कूपन में जाकर आप यहां पर शुभम सर लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, शुभम सर लिख दीजिएगा, एंड इट विल रिड्यूस टू द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। अभी आप देख रहे हैं 1299, क्यों? क्योंकि ये अपने ऑलरेडी बेस्ट प्राइस पर हमने दे रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, अगर इसके अंदर कुछ भी शुभम सर लिख के देख लीजिएगा, अगर कुछ रिडक्शन होना होगा तो ये लिखने से हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो वो आप समझ जाइएगा बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर है। ठीक है, तो आप सिर्फ 1300 रुपए में मोटा मोटा अपनी पूरी तैयारी CBT 1 की कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि CBT 1 और CBT 2, क्योंकि कई बच्चे सिर्फ CBT 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कितना भी समझा लूं, वो सिर्फ CBT 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। लेकिन जो मेरी बात को ध्यान में रखते हुए CBT 1 और CBT 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना है, यहां पर सुपर कोचिंग पे क्लिक करना है, AEG एग्जाम में जाना है, और AEG एग्जाम में जाके अपनी ब्रांच की सुपर कोचिंग चूज करनी। क्यों करनी है बता देता हूं। देखिए, सिविल वाले सिविल सुपर कोचिंग, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, ऐसे ही हर ब्रांच के लिए सुपर कोचिंग है। जैसे मैं मान लेता हूं आपकी ब्रांच सिविल है, तो आपने सिविल सुपर कोचिंग पे क्लिक किया, और ये उससे भी ज्यादा अफोर्डेबल है। क्यों बताता हूं, इसके माध्यम से अब मुझे पता है कि मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, बीटेक डिप्लोमा, तो मैं SSC का पेपर मिलेगा तो वो भी दूंगा। SSC का ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज हो चुका है, और आपका 27 से 30 अक्टूबर के बीच में पेपर है। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, क्या है, उसके बाद आपका RRB की वैकेंसी भी आने वाली, और मल्टीपल DDA, RPSC AE, ठीक है ना, BPSC AE, मल्टीपल AEG एग्जाम्स की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो हमने क्या करा, एक बच्चे को अलग अलग एग्जाम की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी ये भी तो मिलनी चाहिए कि उसको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग क्लासेस में इनरोल ना करना पड़े। तो हमने एजुकेशन का पहला नेटफ्लिक्स बनाया, और उस नेटफ्लिक्स के अंदर आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अपनी कर सकते हो, किसी भी एग्जाम पे टेस्ट लगा सकते हो, किसी भी एग्जाम के नोट्स उसके अंदर मिल जाएंगे, जितने भी आपके AEG एग्जाम्स होंगे। और उसके साथ साथ इसके अंदर उनकी प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी, जो कि आपके घर पे डिलीवर होगी, आपको अपना एड्रेस बताएंगे, घर पे आपके पहुंच जाएगी, और दैट टू एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। जो लाखों रुपए की इंजीनियरिंग हमने कॉलेज में करी है, वो आज इन सारे एग्जाम्स की क्लासेस, देखिए सारे एग्जाम्स यहां पे लिस्टेड है, उनकी टेस्ट सीरीज, ये देखिए जो एग्जाम देने जाना है उसकी टेस्ट सीरीज उसके हिसाब से बनी हुई है। ठीक है, उसके स्टडी नोट्स, चाहे वो कोई एग्जाम हो आपका AEG एग्जाम, ठीक है ना, और इसकी यहां पर बुक देखिए, ये बुक भी आपके घर पर आएगी। ठीक है, एंड यहां पर प्राइसिंग देखना, मजा ही आ जाएगा आपको। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, इसमें आप फ्री हैं, मतलब आपको कुछ अब करना ही नहीं है। आपको SSC क्लास करनी है SSC करो, RRB करनी है RRB करो, किसी और एग्जाम की करनी है उसकी करो। विद बुक 3576 रुपीज की तो नजर आ रही है। देखते हैं शुभम सर लिखकर, थ्री 3,320 रुपए में आप किसी भी AEG एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 6 महीने की बजाय 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि 400-500 रुपए कॉस्ट बढ़ती है लेकिन 6 महीने की वैलिडिटी बढ़ जाती है और आप 1 साल के अंदर अपने जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है उसकी क्लासेस कर सकते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अब वो CBT 1 हो, CBT 2 हो, उसकी क्लास करिए, ठीक है ना। उसकी प्रैक्टिस बुक आपके पास है, बढ़िया से वन स्टॉप सोल्यूशन है, तैयारी करिए। और खास बात क्या है, इन प्रोग्राम्स का ये फायदा है कि आपको अब ये नहीं सोचना कि क्या पढ़ना है, ये हमारी टीम सोचेगी, कितना पढ़ना है ये हमारी टीम सोचेगी, कैसे क्वेश्चन लगवाने हैं ये हमारी टीम सोचेगी, कैसी टेस्ट सीरीज चाहिए वो हमारी टीम सोचेगी, कैसे प्रैक्टिस बुक के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए वो हमारी टीम आपको दे देगी, ठीक है ना। कैसे नोट्स होने चाहिए वो हमारी टीम दे देगी। आपका काम क्या रह गया, सिर्फ अब पढ़ना रह गया। टाइम बचाया, जितना समय आप अपना इन सारी चीज़ों से बचाएंगे उतना ज़्यादा समय अपने सीखने पे लगा पाएंगे, अपने रिवीजन पे लगा पाएंगे, अपनी प्रैक्टिस पे लगा पाएंगे और एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए हर वो सलाह मैंने इसके अंदर आपको देने की कोशिश की है। आपके इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा और मैं उन हर डाउट्स को कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को हो सके तो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि यही मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि आप लोगों के लिए लगातार स्ट्रैटेजी से लेकर जिस भी तरह के आपके डाउट आते रहते हैं उन डाउट्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूं और आपको आगे ले जाता रहूं।